जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग समझेंगे कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दोनों में क्या अंतर है। ये दोनों टर्म्स जो है ना वो अलग अलग हैं, दोनों सेम चीज नहीं है। लेकिन क्या होता है कि हम लोग पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं पर इन दो टर्म्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये समझ नहीं पाते हैं और हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। तो आज के बाद आप लोगों को इन दो टर्म्स के बीच का अंतर डिटेल में समझ में आ जाएगा और उसके बाद आप लोगों के बीच में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, दोनों टर्म्स को समझना जरूरी है। दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेट जरूर करते हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है इस टॉपिक में अभी आज हम लोग जो क्लास करेंगे उसमें ये सब हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग जो टॉपिक कंप्लीट सॉरी आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो है, सबसे पहले हम लोग करेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है। ठीक है, ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था क्या होती है। एक मिनट रुकिएगा। सबसे पहले समझेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है। पता नहीं काम नहीं कर रहा। ठीक है, देखिए अर्थव्यवस्था क्या है, फिर अर्थशास्त्र क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में क्या संबंध होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम जानेंगे कि अर्थव्यवस्था का महत्व क्या है और अर्थव्यवस्था का क्षेत्र क्या होता है, कितने भागों में से बांटा गया है। ठीक है, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र क्या है। और ये जो दो टॉपिक है, टॉपिक 6 और 7 जो है हमारा कि अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण क्या, कितने भागों में बांटा गया अर्थव्यवस्था को, ये हम लोग आज की क्लास में नहीं करने वाले हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये जो दो टॉपिक होगा अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, इन दोनों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए सबसे पहले क्या है ना, अर्थशास्त्र होता क्या है। अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र शब्द जो है वो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है। ठीक है, पहला है ओकोई। ओकोई का मतलब होता है एक घर, और दूसरा है नोमस। नोमस का मतलब होता है व्यवस्थित करना। तो जब हम इन दो शब्दों को मिला देते हैं तो इसका एक शाब्दिक अर्थ निकलता है कि सीमित उपलब्ध धन के साथ में अधिकतम मितव्ययी तरीके से आप घर को कैसे व्यवस्थित रूप से चला सकते हैं। ठीक है, अब एक घर है, हर घर का अपना अपना बजट होता है कि भाई अगर हमारी इनकम 10,000 है तो हम वो 10,000 में हम किस तरह से कितने अच्छे ढंग से, कितना मितव्ययी का मतलब हो गया कि कम खर्च में कम खर्च हम कम करें। सीमित है हमारे पास संसाधन, हमारी आय तो लिमिटेड है। ऐसा थोड़ी है कि हम जितना चाहे उतना खर्च कर सकते हैं। 10,000 हमारी इनकम है तो हम अपनी जितनी भी हमारी जरूरतें होंगी उसको हमको 10,000 के अंदर ही कंप्लीट करना पड़ेगा ना। सारी इच्छाओं को उतने में ही पूरी पूर्ति करनी पड़ेगी, लेकिन हम उससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। तो आप कैसे, आपके पास धन जो है वो कम है और आप उसमें कैसे अपने घर को मैनेज करते हो, कैसे सारे खर्चों को मैनेज करते हो, ये जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, जिस विषय के अंतर्गत इसको पढ़ते हैं उसी को क्या बोला जाता है, अर्थशास्त्र। अगर आप इसको तोड़िएगा शब्द को तो अर्थ और शास्त्र ये दो शब्दों से मिलकर बना है। अर्थ का मतलब हो गया धन, और शास्त्र का मतलब हो जाता है विषय, जिसके बारे में, जिसमें क्या है ना कि किसी भी चीज से संबंधित विस्तृत विवेचना की गई हो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, शास्त्र बोलते हैं। तो जिस जिस भी विषय में, जिस किताब में या यूं कहें कि जिस विषय में धन से संबंधित चीजों का वर्णन किया गया है, उसकी विस्तृत विवेचना की गई है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र बोलते हैं। अब हम दूसरे शब्द की तरफ चलते हैं। दूसरा शब्द क्या है, अर्थव्यवस्था। अब देखिए यहाँ भी अर्थ लगा हुआ है, लेकिन अर्थ के साथ यहाँ क्या है, व्यवस्था है। मतलब अर्थ को आप कैसे व्यवस्थित करोगे, ये एक अर्थ धन की व्यवस्था से है। लेकिन जब हम अर्थशास्त्र की बात करें तो एक घर को आप कैसे व्यवस्थित ढंग से चलाओगे, ये इसके विषय में बोलता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और आप इसमें समझिए। अब यहाँ पर देखिए दोनों को मैंने डिफरेंस में बताया है। आप अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था का जब डिफरेंस समझ जाएंगे तो ये दोनों कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप देखिए, अर्थशास्त्र जो होता है ना, ये अर्थव्यवस्था का सैद्धांतिक रूप है। हम लोग जो थ्योरी बनाते हैं कैसे होना चाहिए, मार्केट कैसे, इसके अंदर आप जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे आप कि भाई अर्थशास्त्र के अंदर हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, समष्टि व्यष्टि ये सब पढ़ते हैं। उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, उपभोक्ता का व्यवहार पढ़ेंगे, उत्पादक कैसे काम करते हैं। हम लोग जब मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जब जाते हैं तो हम अगर कोई सामान, कोई प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो हम वहां पे किस तरह का, हमारी मेंटेलिटी कैसी होती है, हम क्या देखते हैं कि भाई हमारा पैसा कम लगे
चीप एंड बेस्ट वाला हम लोग वो अप्लाई करते हैं ना फॉर्मूला कि भाई हमारा पैसा कम लगे लेकिन हमारे अधिकतम जरूरत पूरी हो जाए, ठीक है। तो ये सब जो है, ये जो सैद्धांतिक रूप जो उसका है, भाई कैसे हम काम करेंगे, मार्केट कैसे काम करता है, उत्पादक जो होता है, जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोडक्ट बना रहा है, चाहे जो भी बना रहा है, कोई सामान बना रहा है, कोई कपड़ा सेल कर रहा है, तो वो कैसे काम करता है, किस बेसिस पे, कहाँ कितना खर्च करेगा, कहाँ से वो लाभ कमाएगा, हमें कहाँ पे ज्यादा फायदा होगा। तो ये सारा चीज जो हम लोग बनाते हैं, जो थियोरेटिकली हम लोग बनाते हैं, वो है अर्थशास्त्र। अब अर्थव्यवस्था क्या होता है, ये अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र में जो हम ये सारा चीज जो सिद्धांत बनाते हैं, जो उपभोक्ता का व्यवहार हम लोग देखते हैं, जो उत्पादक का व्यवहार देखते हैं, इन सब जो सबका जो व्यवहारिक रूप है वो हम लोग अर्थव्यवस्था में अप्लाई करते हैं उसको, ठीक है। वो उसका एक छोटे शब्दों में आप समझिए तो ये क्या है, ये अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप होता है अर्थव्यवस्था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अर्थशास्त्र में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरह के सिद्धांत पढ़ते हैं। और अर्थव्यवस्था क्या होता है, उन्हीं सिद्धांतों का अभ्यास है जो हम अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में आर्थिक गतिविधियों से संबंधित सिद्धांतों एवं नियमों की व्याख्या देखने को मिलती है। भाई आप आर्थिक गतिविधि किसको बोलेंगे, जो धन से संबंधित हो, जो पैसे से संबंधित होता है, कैसे पैसा कमाना है, कितना कहाँ खर्च करना है, कैसे उत्पादन को बढ़ाएंगे, ये सारा चीज हम लोग पढ़ते हैं और उसको जब हम अप्लाई करते हैं अपनी अर्थव्यवस्था में, ठीक है। जैसे क्या है कि अर्थव्यवस्था में इन्हीं सिद्धांतों, जो सिद्धांत और नियम जो हम लोग अर्थशास्त्र में पढ़ के आए हैं ना, उसको हम रियल लाइफ में अर्थव्यवस्था में कैसे हम उसका अप्लाई करते हैं, ये हम अर्थव्यवस्था में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे भारत की ये क्या होता है, किसी क्षेत्र विशेष का अर्थव्यवस्था जो है किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित होता है। जैसे आप देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था बोलते हैं, ठीक है, चीनी अर्थव्यवस्था बोलते हैं, अमेरिका अर्थव्यवस्था बोलते हैं, मतलब वहां पे किस तरह से मैनेजमेंट किया जा रहा है धन का, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग अर्थव्यवस्था बोलते हैं। अब आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। और हम लोग क्या है, अर्थशास्त्र में हम लोग क्या क्या टर्म पढ़ते हैं, उत्पादन, उत्पादन क्या होता है, कैसे होता है, उपभोग से संबंधित हम लोग सिद्धांत पढ़ते हैं, बचत क्या है, विनियोग क्या होता है, मुद्रास्फीति क्या है, ये हम लोग पढ़ते हैं कि मुद्रास्फीति है क्या, ये हम किस में पढ़ रहे हैं, ये हम अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। लेकिन मुद्रास्फीति के कारण क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है और कैसे उसको दूर किया जाएगा, कैसे उसको मैनेज किया जाएगा, ये चीज हम लोग कहाँ पे अप्लाई करते हैं, कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, अर्थव्यवस्था में पढ़ते हैं। और वहां पे हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। बेरोजगारी हम लोग पढ़ रहे हैं, बेरोजगारी का जो अलग अलग तरह की जो बेरोजगारी होती है, ये इसके बारे में हम लोग किसमें पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। लेकिन वो कैसे दूर की जाएगी, कैसे व्यवस्थित उसका धन का कैसे व्यवस्था किया जाए, किस तरह से पॉलिसी लाया जाए कि बेरोजगारी कम हो, ये सब हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था में पढ़ेंगे। अब आई थिंक ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अब देखिए अर्थव्यवस्था का महत्व क्या है, अभी हम लोग जब दूसरा जब हम लोग वीडियो लाएंगे उसमें हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र के बारे में, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि व्यष्टि समष्टि क्या है, ठीक है। उसके बाद में फिर अलग अलग जो परिभाषाएं हैं अर्थशास्त्र की, किस अर्थशास्त्री ने दुर्लभता का सिद्धांत दुर्लभता से संबंधित दिया है, परिभाषा दिया है, कल्याण से संबंधित किस अर्थशास्त्री ने परिभाषा दिया है, ये सब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब अर्थशास्त्र के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में वो मैं बताऊंगी। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। अब अर्थव्यवस्था का महत्व हम लोग देखेंगे कि क्या महत्व है अर्थव्यवस्था का, क्यों जरूरी है, धन को व्यवस्थित करना क्यों जरूरी है। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास में पैसा है, अगर आप मैनेजमेंट नहीं जानोगे, कोई भी चीज मैं एक मैनेज तरीका, एक योजनाबद्ध तरीके से अगर आप खर्च करते हो, आप अपनी सारी जरूरतों को पूरी कर लोगे और आपके पास कुछ सेविंग भी हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप 10,000 रुपया कमा रहे हो तो उसमें आपको अपना रेगुलर खर्चा भी करना है, हाउस होल्ड खर्च भी आपको चलाना है, उसके साथ अपने शौक भी पूरे करने हैं अपने, और कुछ बचत भी करना है कि भाई अगर किसी तरह का कोई ऐसा इंसिडेंस हो जाए, कोई ऐसा एक्सीडेंटल कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए, वहां पे आपके पास पैसा होगा, आपके पास धन होगा, आपने कुछ बचत कर रखा है, तो आप वहां पे उसको यूटिलाइज कर पाओगे, ठीक है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ना कि आपको अर्थव्यवस्था का महत्व आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप यूं ही आप 10,000 कमा रहे हो, आप कर्जा लेकर के 15,000 रुपया आप उड़ा दिए, तो उससे तो आपको कोई फायदा नहीं होना है, नुकसान होगा, आपके ऊपर कर्ज आएगा, आप सेटिस्फाइड अपनी सारी जरूरतों को पूरी नहीं कर पाओगे। तो मैनेजमेंट सीखना बहुत जरूरी है कि हम धन को कैसे व्यवस्थित करें, कैसे हम उसको यूज करेंगे, ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग इकोनॉमिक्स की भाषा में हम लोग पढ़ते हैं कि भाई आप इसका क्या महत्व है, क्यों जानना चाहिए।
तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि नागरिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। अर्थव्यवस्था का महत्व इसलिए है क्योंकि अगर आप अर्थव्यवस्था क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था की हम अगर बात करते हैं तो इंडिया में अगर अर्थ को कैसे व्यवस्थित किया जाए, धन को कैसे व्यवस्थित, क्योंकि संसाधन तो हमेशा सीमित है, पैसा का एक लिमिटेशन है, धन का लिमिटेशन है कि भाई इतना ही होगा। अभी कोई अगर मान लीजिए खनिज है, कोई खान है, या फिर कोई प्रोडक्शन हो रहा है, या किसी भी तरह का अगर कुछ प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका एक लिमिटेशन है ना, लेकिन वो सब तक पहुंचे। हमारे समाज में कोई गरीब तबका है, कोई बहुत पैसे वाले हैं, और अगर मैनेज नहीं रहेगा, हमारा अर्थ, हमारा धन जो है व्यवस्थित नहीं होगा, तो क्या सभी को उसका लाभ मिल सकेगा क्या? हाँ, जो जिनके पास ज्यादा पैसा है, जो रिच है, वो तो उसको अच्छे से यूज कर, पूरी तरह से यूज भी करेंगे, वेस्ट भी करेंगे, और जो एक समाज का जो गरीब तबका है उसको तो मिलेगा ही नहीं, उसका लाभ ही नहीं मिलेगा, उसको वो अपना जरूरत को भी पूरा नहीं कर पाएगा। तो इस चीज को मैनेज करने के लिए, सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अर्थव्यवस्था जरूरी है, अर्थ का व्यवस्थित होना बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरा क्या पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है हमारा कि मुद्रा को केंद्र में रखकर उपलब्ध संसाधनों का समुचित रूप से नियोजन कैसे किया जाए। आपको हर समय पैसा है, जब हम अर्थ की बात कर रहे हैं ना, तो वो पैसा से, मनी से रिलेटेड है कि भाई आप पैसे को कैसे मैनेज करोगे, आपके पास सब सीमित है और हर किसी को आपकी जरूरतों को आपको देखना है। तो हमें क्या करना है कि ध्यान रखना है कि पैसा कितना, मेरे पास पैसा है, और उसको ध्यान में रखते हुए हमारे पास जो संसाधन है उसको हम कैसे मैनेज करें ताकि सब तक उसका लाभ पहुंच सके। तो इसके लिए अर्थव्यवस्था का महत्व है। थर्ड है गरीबी, बेरोजगारी तथा अन्य असमानताओं के निवारण में भी सहायक होती है। अब अभी जो मैंने पॉइंट बताया था, जैसे कोई गरीब है, कोई बेरोजगार है, तो क्या होगा, आय का तो असमानता, गरीब है तो उसकी इनकम कम है इसलिए वो गरीब है। ठीक है, कोई बेरोजगार है, काम ही नहीं है, काम नहीं है तो उसकी अर्निंग नहीं है, उसका इनकम का कोई साधन नहीं है। जब इनकम नहीं है, जब उसके पास पैसा नहीं है, तो वो अपनी जरूरतों को पूरा कैसे करेगा। तो ये जो आय असमानता जो होता है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा कि समस्या आएगी, वो अपना घर परिवार कैसे चलाएगा। तो इस चीज को, इन असमानताओं को कैसे दूर किया जाए, इस चीज का भी हम लोग क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था से ही हम लोगों को जानकारी मिलता है, धन को मैनेज करते हैं। फिर हम लोग गरीबी के लिए क्या कुछ काम करते हैं, योजनाएं आती हैं, बेरोजगारी को दूर करने के लिए योजनाएं आती हैं, तो ये आय असमानताओं का निवारण करने में भी सहायक होती है। और नेक्स्ट है निवेश एवं व्यवसाय के अवसरों को प्रोत्साहित करना। आप कहीं भी निवेश, सरकार क्या करती है, निवेश करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, उद्योग लगाती है, उससे क्या होता है, रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। जब रोजगार बढ़ेगा तो गरीबी दूर होगी, और क्या होगा, बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस के अवसर होंगे, मतलब नए नए इंटरप्रेन्योर आएंगे और बिजनेस के अवसर मिलेंगे, व्यवसाय बढ़ेगा, उससे क्या होगा, आर्थिक सुधार आएगा। तो इन सभी चीजों के लिए अर्थव्यवस्था का महत्व है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या क्या होते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कौन कौन सा है। तो अर्थव्यवस्था को मेनली 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। अब ये आप जैसे देख रहे हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र को सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं, और तृतीयक क्षेत्र को टर्शियरी सेक्टर बोलते हैं। अब प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, अब तीनों के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है प्राथमिक क्षेत्र, जो नैसर्गिक संसाधनों के प्रत्यक्ष दोहन द्वारा उत्पादित जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को क्या बोला जाता है, प्राथमिक वस्तुएं बोला जाता है। अब नैसर्गिक संसाधन क्या होते हैं, जो नेचुरली अवेलेबल है। ठीक है, जैसे जंगल है, जंगल है, फिर लकड़ी का जो उत्पादन होता है, मछली पालन जो होता है, खनन जो होता है, जो मतलब कोयला निकाला जा रहा है, या और भी मिनरल्स जो निकाले जाते हैं, ये सब क्या होते हैं, हम लोगों को नेचुरली मिले हैं। ठीक है, लाखों करोड़ों साल से वो जमीन के अंदर हैं, और वहां पे हम लोग उसको क्या करते हैं, निकालते हैं, खुदाई करके निकालते हैं। तो जो वो जो माल निकलता है, जो वो संसाधन निकल रहे हैं, उनका फिर हम लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री में उसको प्यूरिफाई किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, और फिर अलग अलग प्रोडक्ट बनाने में उसका यूज किया जाता है। तो जो हम लोगों को प्रकृति से डायरेक्ट जो चीज लेते हैं, प्रत्यक्ष दोहन मतलब क्या है कि डायरेक्टली हम लोग नेचर से लेकर के, और हम उसका उससे जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक वस्तुएं बोलते हैं। और प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादन में संलग्न संस्थागत ढांचा जो होता है, मतलब जहां पे ये जो प्राथमिक वस्तुएं होती हैं,
इनसे जो उत्पादन होता है, इनका उत्पादन जहाँ पे होता है, वे जो संस्थाएं होती हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, प्राथमिक क्षेत्र बोला जाता है। अब इसके अंदर एग्जाम्पल में हम लोग देखें क्या क्या कौन कौन सा ये भाग आएगा। सबसे पहला हो गया कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, कृषि से रिलेटेड, जैसे धान की खेती होती है, हम लोगों को चावल मिलता है, वो डायरेक्ट हमको नेचर से मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आएगा। उसी तरह से वानिकी एवं लकड़ी उत्पादन, वन जंगल जो है, ठीक है, जंगल कोई लगा थोड़ी रहा है, अपने आप उग रहा है, वहां से हम लोगों को लकड़ी मिलता है, उन लकड़ियों को बेच करके हम लोग क्या करते हैं, पैसा भी मिलता है, डायरेक्ट लकड़ी को बेच करके भी मिलता है, फिर लकड़ी का कुछ उत्पादन हो गया, लकड़ी से मान लीजिए टेबल कुर्सी बेंच वगैरह जो बनता है, तो जो डायरेक्ट लकड़ी हमें प्राप्त हुआ वो क्या है, वो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट है मत्स्य पालन, मछली पालन जो होता है, तालाबों में मछलियों को पाला जाता है, या फिर समुद्र में जो मछलियां हैं उपलब्ध हैं, जिनको आप डायरेक्ट वहां से लेकर के उनसे क्या करते हैं हम लोग, इनकम का हमारी अर्निंग होती है, तो ये मत्स्य पालन जो है ये भी क्या है, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है। इसके बाद खनन, जो मैंने कहा मिनरल्स वगैरह जो निकाले जाते हैं, पेट्रोल जो आपका क्रूड ऑयल वगैरह जो निकाला जाता है, ये सब क्या है, प्राथमिक क्षेत्र का भाग होता है। नैसर्गिक संसाधन जो भी हमें नेचर से डायरेक्टली मिल रहा है, उससे हमारी इनकम हो रही है, ठीक है, हम उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं। कंज्यूम करने का मतलब सिर्फ खाना नहीं होता, हम लोग जो भी चीज यूज करते हैं वो सब कंजप्शन के अंदर आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, प्राथमिक वस्तुएं होती है, और जहां पर इनका प्रोडक्शन किया जाता है उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। ये याद रखिएगा, बहुत समय इससे क्वेश्चन आता है, जैसे वानिकी एवं लकड़ी उत्पादन किसके अंतर्गत आएगा, किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, तो ये किसके अंदर, यहाँ ऑप्शन दिया रहेगा कि प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है, या तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये किस में आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर जिसको बोलते हैं। अब सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है कि प्राथमिक वस्तुओं में एक या कई बार मूल्यवर्धन द्वारा जिन वस्तुओं का निर्माण हो उसी को क्या बोला जाता है, द्वितीयक वस्तुएं बोलते हैं, सेकेंडरी गुड्स बोलते हैं। और द्वितीयक वस्तुओं के उत्पादन में संलग्न संस्थागत संरचना जो होती है उसी को क्या बोला जाता है, द्वितीयक क्षेत्र बोला जाता है। अब इसके बारे में देखिए क्या होता है, प्राथमिक वस्तुओं में जैसे अभी आप देखिए खेती होती है, वो खेती क्या है, कृषि क्या है आपका, प्राथमिक क्षेत्र है। अब जब हम खेती करके मान लीजिए गेहूं का प्रोडक्शन किया हम लोगों ने, अब उस गेहूं को क्या करेंगे, वो मिल में गया, उसका आटा बना, ठीक है, उसको पीसने के बाद आटा बना, उससे क्या होगा, हाउस होल्ड में भी वहां पे यूज होगा, उससे रोटी बनेगा, ब्रेड बनेगा, बिस्किट बनेगा। तो ये जो गेहूं से, गेहूं क्या था, वो हमारा प्राथमिक वस्तु था, और वहां से उससे हम लोग क्या बना रहे हैं, फैक्ट्री में आया और वहां पर उससे ब्रेड बन गया, तो ये क्या हो गया, द्वितीयक वस्तु हो गया। और ये द्वितीयक वस्तुओं का जो उत्पादन हुआ, जहां पे इसका उत्पादन हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक क्षेत्रक बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है, विनिर्माण, विनिर्माण मतलब निर्माण एक बार पहले हो चुका है, पहले आपका वो प्रोडक्शन हुआ, उसके बाद आपने फिर से उसमें अब यहाँ पे एक टर्म और मैंने पढ़ाया, मूल्यवर्धन। जब आप जब खेती होती है, खेत से जब निकाला उसके बाद में उस समय तो जो कॉस्टिंग आया सो आया, उसके बाद जब दोबारा उसको फैक्ट्री में फिर से उससे आटा जब मिल में गया उसको लेकर के और वहां से गेहूं से आटा बना, तो वहां पर कुछ खर्चा आया होगा ना। तो इससे क्या होगा, जब आपका प्राथमिक वस्तु पर क्या हुआ, इसका मूल्यवर्धन हो गया, जब गेहूं से आटा बनेगा तो उसका रेट बढ़ जाएगा, और जब आटा से ब्रेड बन जाएगा तो फिर उसका रेट फिर बढ़ जाएगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है, इसका मूल्यवर्धन हो रहा है, और एक बार नहीं हो रहा है, ये एक बार से ज्यादा हो रहा है। एक बार भी हो सकता है कि मान लीजिए आपने गेहूं से आटा बनवा के आप डायरेक्ट उसको यूज कर रहे हो, ठीक, लेकिन जब आप उससे ब्रेड बनवा रहे हो, बिस्किट बन रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बार नहीं कई बार मूल्यवर्धन हो रहा है। तो ऐसी वस्तुएं जो होती हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक वस्तुएं बोलते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल में देखेंगे, विनिर्माण होगा, निर्माण हो गया, कोई भी चीज का निर्माण हो रहा है वो द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। जैसे गैस है, जल है, विद्युत आपूर्ति है, बिजली का उत्पादन कहीं और हो रहा है। जल जो है वो समुद्र, ये आपका नदी में है, उसको रिस्टोर करता है, और उसके बाद फिर हर घर में वो सप्लाई पानी जो आता है, ये सब क्या है, ये सब द्वितीयक वस्तुएं हैं। और द्वितीयक क्षेत्र मतलब द्वितीयक क्षेत्र कौन सा होगा, जहां से पानी का, जल का आपूर्ति हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे,
तृतीयक क्षेत्र, टर्शियरी सेक्टर किसको बोलेंगे? टर्शियरी सेक्टर के अंदर वो सारी चीजें आती हैं जो अदृश्य सेवाएं होती हैं। जैसे अदृश्य सेवा कैसे बोलेंगे? कोई टीचर है, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं एक सर्विस दे रही हूँ ना, ये दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। अदृश्य सेवाओं को ही तृतीयक वस्तु में कहते हैं। किसी तरह का जो सर्विस सेक्टर होता है उसी को आप समझिए कि तृतीयक क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। ऐसी सेवाओं के उत्पादन में संलग्न संस्थागत संरचना, मतलब आप समझिए कि तृतीयक वस्तु में क्या हो गई, जैसे यहाँ पढ़ाना, डॉक्टर जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वो सब क्या हो गया, सेवाएं दे रहे हैं, आपको ट्रीट कर रहे हैं। आपका कोई समस्या है, किसी तरह का कोई फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो गया, आपकी तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर आपको दवाई देंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, वो कोई चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं? प्रोडक्शन तो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, प्रकृति प्रकृति से भी तो वो संसाधन नहीं आपको उपलब्ध हो रहा है, तो वो प्राथमिक क्षेत्र का भी नहीं होगा और द्वितीयक क्षेत्र का भी नहीं होगा। उसी तरह से कोई फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है, फैक्ट्री में जो व्यक्ति काम कर रहा है, तो वहां पर जो काम करने वाला व्यक्ति वो अपनी सेवा दे रहा है, सर्विस कर रहा है, तो उसी को क्या बोला जाता है, उसको टर्शियरी सेक्टर बोला जाता है, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सा पार्ट आएगा? होटल, रेस्टोरेंट और व्यापार, ये सब से रिलेटेड जो भी व्यक्ति जो वहां काम कर रहे होते हैं। होटल क्या करता है, सर्विस देता है, ठीक है। उसी तरह से रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं, वहां पे बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अपने ये काम कर रहे होते हैं। व्यापार में जो बहुत सारे मजदूर होते हैं। उसी तरह से परिवहन डिपार्टमेंट जो होता है वो हम लोगों को क्या देता है, बस सेवा उपलब्ध करा रहा है, ठीक है। हम यहाँ वहाँ कहीं भी घूमने फिरने जाते हैं। उसी तरह से संचार जो है, हम लोगों को वो डाटा फ्री मिलता है, डाटा सर्विस मिलता है, हम लोग कहीं भी बात कर रहे होते हैं। अभी हम लोग क्लास भी उसी के थ्रू अटेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारा चीज क्या होता है, तृतीय क्षेत्र का पार्ट है, टर्शियरी सेक्टर का पार्ट है। इसके अलावा जो बैंकिंग और बीमा सेक्टर है, ये सब में भी क्या होता है, जो सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। फिर नेक्स्ट है आपका वास्तविक संपदा तथा वाणिज्यिक सेवाओं एवं आवासों का स्वामित्व। मान लीजिए हमारा घर है, हमने किसी को रेंट पे दे दिया, तो वो क्या हो जाएगा, वो टर्शियरी सेक्टर का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अच्छा ये आज यहीं तक रहने देते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, अर्थव्यवस्था क्या होता है, अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में क्या संबंध होता है, अर्थशास्त्र क्या होता है, सैद्धांतिक रूप है, और अर्थव्यवस्था उसका क्या है, व्यवहारिक रूप है। इसके बाद अर्थव्यवस्था का महत्व क्यों जरूरी है, क्यों हम धन को व्यवस्थित करेंगे, इसकी कोई आवश्यकता, बिना कारण का तो कोई काम करना, मतलब उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं हुआ ना। तो हमें अर्थ को व्यवस्थित करना होगा, क्योंकि हमारे पास संसाधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं। हर चीज का एक लिमिटेशन है। आप यूं ही बहुत सारे पैसे नहीं होंगे आपके पास में। उसी तरह से अगर आप कोई भी सामान आप ले लो, वो उसका एक लिमिटेशन है। अभी हम लोग बोल रहे हैं ना, जैसे पानी को बचाइए, पानी को क्यों, क्योंकि उसकी भी सीमित मात्रा है। आप अगर ऐसे यूज कर रहे हो तो वो वेस्ट होगा। तो कोई भी चीज हम वेस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये हमारी मजबूरी है कि हमें व्यवस्थित करना होगा, हमें बचाना होगा। हम अच्छे ढंग से उसको यूटिलाइज करेंगे, ताकि मेरा क्या होगा, हम लोगों का ज्यादा से ज्यादा जरूरत को पूरा हो, जरूरत को हम लोग पूरा कर सके, और वेस्टेज कम हो। क्योंकि वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं है, वो चीज उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक क्लास को करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे कि अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, या कितने प्रकार से बांटा गया है। और दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था को समझना बहुत जरूरी है। जब आप भारतीय अर्थव्यवस्था को डिटेल में समझोगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इसको आगे डिटेल में करेंगे, ठीक है। और ये जो आपका अर्थव्यवस्था है, इसका 60% सिलेबस आपको पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था का, ठीक है। उसमें आपका बहुत सारा स्टैटिक पार्ट है, बहुत सारा जो आपका पार्ट है वो करंट से भी आपको पढ़ना है, ठीक है। फैक्चुअल आपको याद करना होगा। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।